हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें टॉपिक हमारा है ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। देखो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ क्या होता है। तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I हमने पढ़ा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सर्किट, देन सर्किट इज नोन एज ओमिक सर्किट। ठीक है, तो फॉर ओमिक सर्किट V इज इक्वल टू। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो V अपान I हमारा है, ये R है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसा सर्किट हमारा जो होगा वो ओमिक सर्किट होगा। ठीक है, इन ओमिक सर्किट ओम्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज देखिए, तो ओमिक सर्किट ऊपर ही लिख देते हैं। तो इसमें देखिए, ओमिक सर्किट में यानी जो ओमीय परिपथ है, ओमीय परिपथ में ओम्स लॉ वैलिड होगा, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इनका जो ग्राफ हमारा बनेगा V और I का ग्राफ, वो सीधे ऐसे बनेगा। ठीक, इधर होगा I, इधर हो जाएगा V। ठीक है, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप इसका जो थीटा यहाँ बनेगा, तो वो हमारा R इज इक्वल टू V अपान I और इज इक्वल टू tan थीटा होगा। ठीक है, जो ग्राफ की स्लोप होगी, ग्राफ ऐसे बनेगा, उसकी स्लोप जो होगी वो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, tan थीटा होगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर ग्राफ ऐसा बन गया, देखो इधर I हो गया, इधर V हो गया, इधर V हो गया और इधर I हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ओम्स लॉ होगा, कांस्टेंट R कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे में ये एंगल अगर थीटा हमारा होगा, यहाँ के लिए थीटा होगा, तब इसमें R इज इक्वल टू हमारा आएगा V अपान I आएगा। ठीक है, और V नीचे का है और I ऊपर का है, तो ये हो गया बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये कॉट थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इसमें कॉट थीटा पूछते हैं, कभी कभी tan थीटा पूछते हैं। आप दोनों से इसको समझिएगा। ऐसे जो सर्किट होंगे वो ओमिक सर्किट होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा परिपथ जिसमें ओम्स लॉ लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है, ये और उस परिपथ में विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध R नियत रहता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इफ रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट कांस्टेंट, देन सर्किट इज नोन एज नॉन ओमिक सर्किट। यदि परिपथ में विभवांतर और धारा का अनुपात नियत नहीं है, तो ऐसे परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिपथ में जो है V अपान I ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट है। जब ये नॉट कांस्टेंट होगा तो V एंड I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ V एंड I, ठीक, इज नॉट स्ट्रेट लाइन।
यानी V और I का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। सीधा नहीं होगा तो कैसा हो सकता है स्टूडेंट? ऐसा होता है, देखो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये हमारा वो हो गया। इधर हम I ले लें और इधर V ले लें, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, या ये इधर हम ऐसे ले लें, इधर I ले लें और इधर V ले लें। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इधर V ले लेंगे, इधर I ले लेंगे। ठीक, ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो या फिर ऐसा भी बन सकता है, V इधर हो जाए, इधर I हो जाए और इधर V हो जाए, और ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेंगे। अब इस ग्राफ में देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, स्मॉल चेंजिंग हम लोग कहीं का भी ले लेते हैं, कहीं का भी स्मॉल चेंजिंग ले लेंगे। जैसे मान लो ये देखो, ये ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ ऐसे बना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से इतने भाग में स्मॉल चेंजिंग हमने यहाँ पे ले ली। वो हम इसमें भी ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं, किसी में भी। ठीक, स्मॉल चेंजिंग ले ली हमने, इधर V है। ठीक है, और इधर हमारा है I। ठीक, अब जो स्मॉल चेंजिंग ले लिया तो इधर का डेल्टा V हो गया और इधर का डेल्टा I हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो स्मॉल चेंजिंग हमने लिया तो इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल r लेते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लेते हैं। ठीक है, डायोड वाल्व वगैरह में डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलते हैं। ठीक है, तो जो नॉन ओमिक सर्किट होता है उसमें जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है उसमें स्मॉल चेंजिंग का निकालते हैं और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसको स्मॉल r लिखते हैं, यानी इसको हम लोग गतिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात अनओमीय परिपथ में गतिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जो हम लोग पढ़ते हैं टार्च बल्ब का जो ग्राफ, टार्च बल्ब को जनरली लोग मानते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन वो भी नहीं करता है। ओम्स लॉ जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए ओम्स लॉ बहुत लो करंट पर वैलिड होता है। ठीक है, करंट जब बहुत लो होती है, लेकिन अगर हम टार्च बल्ब के लिए ग्राफ खींचे V और I का, ठीक है, तो शुरू में थोड़ा स्ट्रेट दिखता है, वो शुरू में ऐसे दिखता है, ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, टार्च बल्ब का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर हम I ले लेंगे, इधर V ले लेंगे। ठीक है, इस टार्च बल्ब का जो ग्राफ है स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ दूरी तक, यहाँ तक देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन दिखता है वहीं तक ओम्स लॉ वैलिड होता है, उसके बाद ओम्स लॉ वैरी हो जाता है। ठीक है, यानी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का जैसे जैसे मान लीजिए हीट हुई, गर्मी होती है, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए भी ओम्स लॉ जो है वैलिड नहीं हो पाता है, बहुत लो करंट पर वैलिड होता है, जबकि उसका टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट हो। तो ज्यादातर सर्किट जो है वो नॉन ओमिक ही होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता है, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ जो डिराइव किया उसमें फार्मूला हम लोगों को क्या मिला जो, ठीक है, R इज इक्वल टू हमें मिला ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, ऐसा हमें प्रतिरोध मिला। ठीक है,
ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, जो हमने डिराइव किया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू क्या हमें मिला, ml/n e² a टाउ। अब देखो स्टूडेंट, इसमें टाउ क्या है, टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, ये श्रांति काल है। ठीक है। अब जो रिलैक्सेशन टाइम है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो टाउ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो since with increasing temperature ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होता है, टाउ इज डिक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ डिक्रीज हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसकी जो VRMS वेलोसिटी होती है, VRMS वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। VRMS वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने के साथ VRMS वेलोसिटी इंक्रीज होती है, टाउ डिक्रीज होता है, ठीक है। इन दोनों का प्रभाव रेजिस्टेंस पर है, क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है VRMS इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाउ होता है, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है स्टूडेंट, लैम्डा हमारा होता है मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है, माध्य मुक्त पथ होता है। तो इसका मतलब कि VRMS इंक्रीज हुआ तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब नीचे वाला डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि आफ्टर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ इज डिक्रीज्ड एंड VRMS increased, therefore resistance, therefore R is increased, यानी ताप बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके रेजिस्टेंस के बढ़ने का जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं, वो फार्मूला हमारा होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। वैसे तो अल्फा जो है बहुत सारे मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनके लिए अल्फा की नियर अबाउट वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन नियर अबाउट वैल्यू होती है, ये नियर अबाउट 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यानी RT क्या है हमारा, RT है रेजिस्टेंस, RT इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। R0 क्या है, रेजिस्टेंस
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और क्या है इसमें, अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और हमें 0 डिग्री वाले रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान करके चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसको वैसे लिख दें स्टूडेंट कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, 1 + 1/273 इंटू टी हो गया। ठीक है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, हम लोग आर टी के लिए क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 273 प्लस टी अपॉन 273। ठीक है। अब इसको दोनों को हम ऐड कर दें तो ये तो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया, तो आर टी हमारा हो गया आर नॉट। ठीक है। ये हो गया 1/273 और कैपिटल टी हो गया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। अच्छा, इसको हम लोग अल्फा भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ठीक है। यहां से जो फार्मूला निकला स्टूडेंट, आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी निकला। अल्फा कांस्टेंट है, आर नॉट 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड in a conductor is known as mobility of the free electron, that is mu is equal to Vd upon E। इसी से इसको आप डिफाइन करेंगे, mu is equal to Vd upon E से डिफाइन करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमने क्या बताया, अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मोबिलिटी क्या हुई, Vd/E होगा, यहां से जो हमें निकला। ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या क्या इसमें जानते हैं स्टूडेंट, Vd का क्या फार्मूला हमें मालूम है, वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, Vd इज इक्वल टू क्या होता है, Vd इज इक्वल टू ए टाउ, हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू और हमने क्या आपको बताई है, Vd इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने बताई थी, हमने क्या बताई थी स्टूडेंट, EV/ml बताई थी ना, ml ओम्स लॉ के पहले भी हमने बताया था, ओम्स लॉ में भी ए की वैल्यू EV/ml आई थी ना, ये हो गया टाउ। ठीक है। अब ये कहां से आया स्टूडेंट, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है F इज इक्वल टू ई होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं EV/L लिखते हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं ये सब ओम्स लॉ डेरिवेशन में। ठीक है। और जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ए इज इक्वल टू F/m लेते हैं, तो ये यहां से आ जाता है, इसी में जो है m लग जाएगा, EV/ml आ जाएगा। ठीक। तो ये एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं स्टूडेंट, ऊपर देखिए यहाँ पे ले जाएं, Vd की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखिए म्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट वहां पर, तो Vd की जगह हम इसको रख देते हैं पूरे को,
तो क्या आएगा ईवी टाउ, ठीक, एमएल और ई आ गया, ठीक। अच्छा, हमने आपको अभी पीछे बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये वीडी का फार्मूला 2 हो गया। अब इसको हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। हमने एक आपको बताया था कि हमने बताया था एक फार्मूला और हमने बताया था, यहाँ देखिए, बट ध्यान से देखिएगा, यहां से हम क्या ले सकते हैं, E इक्वल टू बी अपॉन एल, हमने बताया था कि नहीं बताया था। तो इससे हम क्या ले सकते हैं, B इक्वल टू ई एल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये ई एल से B कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये ई एल ही तो लिखा है, मल्टीप्लाई में 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 तो सेम होता है। तो ई एल का मतलब V हो गया, तो B से B कैंसिल हो गया। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, ई टाउ अपॉन एम आ गई। ओके स्टूडेंट, ये किस पर डिपेंड हो गया, केवल टाउ पर डिपेंड है मोबाइलिटी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमारे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें होल्स भी चलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, लेकिन होल्स की मोबाइलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज्यादा होती है। उस कंडीशन में मोबाइलिटी का दूसरा रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखें करंट डेंसिटी से इसमें क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो हमने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन बताई है, ठीक है। कौन सी डेफिनेशन बताई हमने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, वी नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको और क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको और भी नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या देते हैं, रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सब इसके नाम है जो है, ठीक है। हमने आपको बताया था रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे होता है, ये हमने बताया था, ठीक है। यहां से अगर हम लोग स्टूडेंट रो का फार्मूला अप्लाई कर दें, ई का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, रो जे बन जाएगा ना, ऐसे रो जे बन जाएगा। इसको ले जाकर इसमें फिर से रख के देखते हैं तो म्यू का कोई और फार्मूला बनेगा। देखो, म्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन रो जे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने जे का फार्मूला जो है वीडी के टर्म में आपको क्या बताया था, जे इज इक्वल टू एनी वीडी होता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है, एनी वीडी होता है ना। तो म्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी वीडी, ठीक है, अपॉन रो, और जे की वैल्यू हम रखते हैं एन ई बी डी, ऐसे रखते हैं। तो वीडी से वीडी कैंसिल हो गया, इससे हमारा म्यू का एक फार्मूला बना स्टूडेंट, ठीक है। अब ये म्यू का फार्मूला वीडी से वीडी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रो एन ई आ गया, ठीक है। तो एन ई रो आ गया। रो क्या है, ये रजिस्टिविटी है हमारी, ठीक है। इससे हम रो का एक फार्मूला अगर बना दें स्टूडेंट, तो रो का फार्मूला यहां से क्या आ गया, देखिए, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू आ गया, ठीक है। ये हमारा जो नया फार्मूला आया म्यू के टर्म में, मोबाइलिटी के टर्म में, रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया, म्यू का फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू हो गया। ये हमारा जो फार्मूला नंबर 4 आया म्यू का, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इस फार्मूले का यूज कर लिया, तो ये फार्मूला हमारा 5 हो गया, ठीक है।
और यहाँ जे की वैल्यू यानी VT यूज कर दी हमने, ये हमारा फार्मूला नंबर 6 हो गया। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला नंबर 7 हो गया। ठीक है, ये हमारे फार्मूले, मेन फार्मूले कुछ इसके हैं जो मोबाइलिटी में आपको याद रखने चाहिए। म्यू इज इक्वल टू 1/NE म्यू हो रहा है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स में अलग से देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो आपको फार्मूला बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ये आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा NE म्यू हो जाएगा, NE म्यू हो जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर इसमें सपोज कर लीजिए कि ऐसा मटेरियल है, जो हम तो कंडक्टर बता रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें ये होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज, जिन्हें कोटर कहते हैं, वो भी मोशन करते हैं, लेकिन वो इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, वो उनकी मोशन की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे होगी। ठीक है, अब अगर वो भी मोशन कर रहे हैं तो उनका नंबर कुछ अलग होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ अलग होता है। तो हम लोग देखें कि फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकला, एंड होल्स। ठीक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों जिसमें होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या पोजीशन होगी, उनके लिए 1/ρ का जो फार्मूला आएगा। ठीक है, यानी ये रो क्या हमारी रजिस्टिविटी है, यहां से देखिए NE इलेक्ट्रॉन के लिए NE आ जाएगा। ठीक है, और म्यू ई आ जाएगा, और ये हमारा स्मॉल ई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी से हमने ले लिया है NE म्यू ई, और ई हो गया ये दोनों ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ई हमारा बीच वाला ई यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए, अगर होल्स होगा तो होल्स का होगा तो हम लोग NH लिखते हैं, उसको NH लिख देते हैं। अब ठीक, और फिर म्यूएच होगा, उनकी अपनी मोबाइलिटी होगी, म्यूएच होगा, और उनके भी तो चार्ज उतने ही होते हैं जो है। ठीक है, तो अब इनमें ये अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो ई कॉमन लेने के बाद जो फार्मूला आएगा यानी म्यूएच म्यू ई और प्लस NH म्यूएच आ जाएगा। ये फार्मूला हमारा बनेगा 1/ρ का बनेगा, किसका बनेगा, 1/ρ का बनेगा। ठीक है, और रो अगर हम इसको उसमें डाल दें, ठीक है, कंडक्टेंस में चेंज कर दें, सिग्मा में चेंज कर दें, तो 1/ρ को सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा का फार्मूला आ जाएगा ई यानी म्यूएच म्यू ई और प्लस NH म्यूएच। ठीक है, अब ऐसा जो है सेमी कंडक्टर्स में ऐसा होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स होगा या और भी जो मटेरियल ऐसे होंगे जिनमें होल्स मूव करते हैं, होल्स ज्यादा सेमी कंडक्टर्स की मूव करते हैं, फिर भी मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन होल्स होती है, यानी म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो है वो हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइस में पढ़ेंगे आगे जब आएगा कहीं भी। ठीक है, तो म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच होता है, यानी ये सेमी कंडक्टर के लिए होगा। ये जो नोट पॉइंट हमारा है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मोशन करते हैं, उनके लिए रो का यही फार्मूला होगा। इसका मतलब NE म्यू इन सब पर बेस्ड है रो, तो रो हमारा बेस्ड हो गया किस पर, मटेरियल पर बेस्ड हो गया। ठीक है, हम देखो स्टूडेंट, श्रेणी संयोजन इस तरह का डायग्राम इसमें होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसमें जो करंट पहले रेजिस्टेंस में इंटर करती है वही निकलकर दूसरे तीसरे और जो भी जितने रेजिस्टेंस होंगे सब में जाएगी, वही सिंगल करंट। तो इसमें क्या होता है कि करंट आई कांस्टेंट होती है ऑल रेजिस्टेंसेस में, और वही करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो
इन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है कि करंट बिकम सेम, ठीक है, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स, ठीक है, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस is divided in all resistances, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सभी रेजिस्टेंसों पर डिवाइड हो जाता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सब पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन ऑल रेजिस्टेंस, सभी प्रतिरोधों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है विभवांतर। यानी धारा समान होती है, इसमें कांस्टेंट बनी रहती है क्योंकि एक ही धारा सारे रेजिस्टेंस में चलती है, जबकि विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो सभी रेजिस्टेंसों पर विभवांतर विभाजित हो जाता है, तो हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V इज इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे मान लो 3 लाइन में 3 लोग खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ से जितना खाना लाओगे तीनों पर बांट दोगे, वैसे ही पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ जब करंट I है तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं IR1, इसको लिख सकते हैं IR2, इसको लिख सकते हैं IR3, ठीक है। ये तो यहाँ से देख करके आप खुद ही लिख सकते हो, V2 पर I करंट है तो V2 इज इक्वल टू IR2, ओम्स लॉ का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। यहाँ V3 पर IR3, क्योंकि I तो यही जो I यहाँ आ रही वही I यहाँ भी है, वही I यहाँ भी है, वही I इधर भी चली आती है, वही अलग I तो है नहीं, ठीक है। अब I कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, या इसको ऐसे लिख दीजिए V अपॉन I कर दीजिए, I कॉमन लेकर इधर कर दीजिए तो V अपॉन I इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, V अपॉन I जो निकल कर आया हमारा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो V अपॉन I इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। V अपॉन I इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। V अपॉन I क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R है। देन अब इसी फार्मूले में V अपॉन I को R लिख दो, तो R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसे जुड़ गया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सीरीज का हो, 2 होंगे 2 जोड़ लेंगे, 10 होंगे 10 जोड़ लेंगे। अगर सपोज कर लीजिए R वाले 2 हो गए तो 2R हो जाएगा रेजिस्टेंस, यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है अलजेब्रिक ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी समांतर क्रम क्या होता है। इसको पार्श्व क्रम, समांतर संयोजन वगैरह कहते हैं। इनमें देखिए स्टूडेंट 3 रेजिस्टेंसेस जो है पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। अब इनका जो कनेक्शन हुआ है
एक बैटरी से हमने जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी का है वही R3 पर होगा, वही R2 पर होगा, वही R1 पर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इनमें सेम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस is same on each resistor, ठीक है, सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान है। ठीक है, पॉइंट 2, करंट is divided on each resistor, on the basis of resistance, on each resistors on the basis of its resistance, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सभी रेजिस्टेंसों पर सेम होता है, लेकिन जो हमारा करंट होती है वो रेजिस्टेंस के अनुसार उन पर डिवाइड होती है। करंट जो है प्रतिरोधों के अनुसार उस पर विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो करंट जब प्रतिरोध के अनुसार विभाजित हो जाती है तो इसमें जो करंट का फार्मूला बनेगा, जो हमारी नेट करंट आई होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लेट कर लें कि जो ये रेजिस्टेंसेस है टोटल, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कैपिटल R। अगर हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो कैपिटल R है तो इक्विवेलेंट करंट के लिए क्या फार्मूला बनेगा, इसके लिए फार्मूला बनेगा V/R बनेगा। ठीक है, अच्छा, पहली करंट I1 के लिए क्या होगा, तो I1 के लिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V ही यहाँ है तो V/R1 बनेगा, V/R1। दूसरे के लिए क्या बनेगा, V/R2 बनेगा। तीसरे के लिए क्या बनेगा, V/R3 बनेगा। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, V अगर हम कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पैरेलल का फार्मूला बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बनेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है R है, सपोज कर लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको अगर हम 3 इक्वल पार्ट में काट दें और फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या बनेगा। यहाँ देखो स्टूडेंट, पहला हमारा बना, दूसरा हमारा बना, तीसरा हमारा बना। ठीक है,
अब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया काटने के बाद। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? तो अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें स्टूडेंट, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 1 पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा R/3 होगा, इसका भी R/3 होगा, इसका भी R/3 होगा। तो जब R/3 होगा तो हम इसका R/3 यहाँ हो गया, रेजिस्टेंस हमारा R/3 यहाँ हो गया, R/3 यहाँ हो गया। अब ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पॉइंट के बीच हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा RAB वो कितना आएगा जो है, तो RAB का हम सपोज कर लेंगे R' है, इफ RAB, ठीक है, इज इक्वल टू R' हम सपोज कर ले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा R' का 1/R' इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 बनेगा। ठीक, अब पहला रेजिस्टेंस कितना है? R/3 है, तो इसको हम लिखेंगे 3/R। इसको क्या लिखेंगे? ये भी 3/R। इसको क्या लिखेंगे? ये भी 3/R है। यहाँ देखिए डायग्राम से जो है, अब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9 हो गया। अब इसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा 1/R' इज इक्वल टू 9/R आ जाएगा। ठीक है, यानी R' की वैल्यू क्या हो गई? R/9 हो गई। अब देखो स्टूडेंट, इससे हम एक फार्मूला यहाँ आपको डेवलप करके बता सकते हैं। यहाँ देखो, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो R' हमारा यहाँ क्या आया? R' को हमने लिखा R/3²। ऐसा हमने फार्मूला बनाया। ठीक है, अब अगर इसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा R' इज इक्वल टू R/2² आएगा। ठीक है, अगर इसी को हम n पार्ट में डिवाइड कर दें तो R' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R/n² आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी वायर को, किसी भी रेजिस्टेंस को n पार्ट में डिवाइड करके फिर उन्हें पैरेलल में ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n² होगा। यानी अगर 10 पार्ट में इसको काट देंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा R/100 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब इसको एक सर्किल के रूप में मोड़ दिया जाए, टर्न कर दिया जाए, इसी को ऐसे सर्किल के रूप में बना दिया जाए। अब यार आर्ट अच्छा नहीं हमारा, इस पे परेशान मत करिएगा। ठीक है, इसी को सर्किल के रूप में मोड़ करके ऐसे जोड़ दिया गया। अब इसके डायमीटर के एकरास रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये सर्किल का ये सेंटर है वो। ठीक है, अब डायमीटर के एकरास रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर का जब रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा ये R/2 इधर हो जाएगा और R/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये R/2 हो जाएगा तो इसको हम ऐसे देखें स्टूडेंट, तो पैरेलल रूल हम लगा दें तो 1/RAB हमारा कितना आ जाएगा? 1/R1 और प्लस 1/R2 आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो R/2 है, क्योंकि ये पूरा एक R है, इसी को सर्किल के रूप में मोड़ दिया हमने। तो ये जब R/2 है, ये भी R/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2/R और प्लस 2/R। ठीक है, और ये भी उसी तरह निकल आया, 4/R निकल आया, ऊपर से प्लस हो गया दोनों। यहाँ से AB कितना आ गया? RAB इज इक्वल टू अब आ गया हमारा R/4 आ गया। ठीक है,
अब ये भी उसी रूल का फॉलो कर रहा है कि अगर किसी वायर को दो पार्ट में काट करके पैरेलल कनेक्ट कर दे तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर का हो जाएगा। ऐसे इसमें भी आ रहा है, देखो आर ए बी ये आ रहा आर बाई टू का स्क्वायर, यहाँ भी आ रहा है ना, देखो टू का स्क्वायर नीचे है ये अभी पीछे जो हमने रूल बताया उसी को ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसमें 3 रेजिस्टेंस है, सब आर आर दिए हुए हैं। ठीक है, जब इनको हम सीरीज में ऐड करते हैं तो इन सीरीज क्या रिजल्ट निकलेगा, इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3R आ जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, R प्लस R यानी एक लाइन को बढ़ा दें, R प्लस R इज इक्वल टू 3R हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल पैरेलल इधर लिख देता हूं, पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या फार्मूला आएगा, R/3 आ जाएगा। ये कैसे निकाला हमने, देखो स्टूडेंट, रिजल्टेंट को R डैश हमने ले लिया तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R यानी ऐड हो गया 3/R आ गया। ठीक, 1/R डैश, इससे R डैश की वैल्यू आ गई R/3 आ गई। यहाँ देखो अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो वो जितने रेजिस्टेंस होंगे अगर सेम है तो उतने से डिवाइड हो जाएगा पैरेलल में, और सीरीज में उतने से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब इसको हम लोग खींचेंगे तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी खींचने पर लंबाई बढ़ेगी और इसका प्रतिरोध जो होगा वो भी परिवर्तित होगा लंबाई पर। तो हम लोग यहाँ देखें कि इसका खींचने पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट कैसे इसको प्रभाव में आएगा। तो लेट इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैपिटल R। ठीक है, मान लिया कि प्रारंभ में तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध हमने रो दोनों का लिखा ही है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी को रो हमने लिखा होगा, तो हम उसी फार्मूले में लिखेंगे देन। ठीक है, R इज इक्वल टू हमारा आ गया ρL/A होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर resistance becomes R डैश, यानी खींचने के तार को खींचने के बाद उसका प्रतिरोध R डैश हो जाता है, लंबाई L डैश हो जाती है, एरिया A डैश हो जाता है। देन हमारा फार्मूला क्या आएगा, देन R डैश इज इक्वल टू
रो तो कांस्टेंट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रो एल डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, यानी दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो तो आर डैश अपॉन आर आ जाएगा। आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश, एल डैश अपॉन एल। दूसरे से पहले को डिवाइड किए हैं तो दूसरे में एल डैश ऊपर है तो एल डैश ऊपर होगा, ए डैश नीचे है तो ए डैश नीचे होगा, तो इनटू हो जाएगा ए अपॉन ए डैश। ये इक्वेशन 3 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब वो मटेरियल दोनों का वही है तो इसका वॉल्यूम कंजर्व होगा, तो वॉल्यूम जो होता है आयतन नियत होगा। आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। बेलन हम मान करके सिलेंडर निकालेंगे तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ द बेस ए डैश इसमें है, इसमें एल डैश है, इसमें ए है, इसमें एल है, तो फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, अब अगर हम इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ए एल आई इज इक्वल टू बनेगा ए डैश एल डैश। ठीक है, यहां से ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डैश अपॉन एल हो जाएगी। ये इक्वेशन 4 हुआ। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, इसको ले जा करके हम लोग इसमें पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 3 से क्या निकल के आएगा, जो यहाँ जो इक्वेशन 3 है देखो, ए अपॉन ए डैश को रिप्लेस करके एल डैश अपॉन एल रख दो तो ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या फार्मूला निकला, आर डैश इज इक्वल टू आया एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर आ गया और इंटू आर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो रिजल्ट निकला आर डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर इंटू आर निकला। इस फार्मूले को हम इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हुआ। अगर हम लोग लेंथ यहाँ 2 टाइम्स कर दें, ठीक है, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो जो एल आएगा हमारा वो 2l हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर 2 गुना कर देंगे तो लेंथ कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ेगा रेजिस्टेंस, लेंथ अगर 2 गुना कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नोट पॉइंट एक लिख दो। ठीक है, इफ एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन हो गया, मान लो n टाइम्स इंक्रीज हो गया, लेंथ n टाइम्स खींच के बड़ी कर दिया, देन आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल को हमने n लिख दिया तो n स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, यानी अगर किसी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई 3 गुना कर दी जाती तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर लगा है। अगर लंबाई आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ आएगा जितने टाइम्स है ये ना, एल डैश अपॉन एल क्या है, टाइम्स हो गया एक तरह से, तो इसकी वैल्यू हमने n रख दी अगर, तो n स्क्वायर आर हो गया यहाँ पे इसी फार्मूले से। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा है, ये सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीजिंग
इन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब ये सिलिंड्रिकल वायर है जो है, इसकी लेंथ एल हमने दी हुई है। ठीक है, एल को हम ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एल हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है। अब इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ एल डैश बना दी गई। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका भी रो है और इसका भी रो है। ठीक है, तो यहां से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस ठीक है, लेट कर लेंगे। लेट इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर है हमारा। लेट कर लिया हमने, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर है। अब लेंथ कितनी इंक्रीज कर रही है स्टूडेंट? देखो लेंथ हमारी कर रही 10% इंक्रीज कर रही। तो यानी एल डैश जो हमारा हो गया, एक तो एल हो गया, अब प्लस 10% एल का इंक्रीज हो गया, तो एल इंटू 10/100 हो गया ना, 10% इंक्रीज हो गया, तो एल अपॉन। ठीक है, अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये हो गया हमारा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 इंटू एल हो गया, तो एल अपॉन 10 हो गया। एलसीएम कर दिया तो 10 और 1, ये 11/10 एल हो गया। ठीक है, एल डैश हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग एन निकालते हैं स्टूडेंट। एन के लिए हमने फार्मूला बताया, एल डैश अपॉन एल। ठीक है, अब एल डैश अपॉन एल देखिए कितना हो गया। एल डैश की वैल्यू हो गई, ये हो गया हमारा 11/10 हो गया ना, यहाँ से एन की वैल्यू हो गई। अब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट? न्यू रेजिस्टेंस ये आफ्टर स्ट्रेचिंग हो गया। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग यानी खींचने के बाद का जो रेजिस्टेंस हो गया, तो आर डैश हमारा हुआ। ठीक है, इसका फार्मूला हमने आपको बताया, एन स्क्वायर आर बताया हमने। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ लिखा ही है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आर डैश हमारा हो गया 11/10 का स्क्वायर। ठीक, आर इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके 1.21 आर लिख देंगे। 11 का 121 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 121/100 हो जाएगा, यानी 1.21 आर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, डेल्टा आर कितना आया हमारा? चेंज जो रेजिस्टेंस में कितना आया? डेल्टा आर इज इक्वल टू 1.21 आर और माइनस का आर करेंगे तो 1 आर में माइनस हो जाएगा, या आ जाएगा 0.21 आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज इंक्रीजिंग कितनी हुई। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीजिंग का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 होगा। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू ऊपर रखी हुई, ध्यान से देख लीजिएगा। जो 0.21 आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक, आर से आर कट गया और इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई किया 21% आ गया, 21% आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट।